नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस पे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था धात्विक कार्बोनेट और धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। तो आज हम देखते हैं उदासीनीकरण क्रिया के बारे में। उदासीनीकरण क्रिया पिछले लेक्चर में हमने वैसे आपको बता दिया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। देखेंगे होती क्या है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको, उदासीनीकरण क्रिया क्या है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, उदासीनीकरण क्रिया या अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये अम्ल है और ये क्या हो जाएगा आपका, ये अम्ल और क्षार। तो क्या बनाएंगे, लवण और जल। अब लवण कौन सा बनाएंगे, तो लवण आप धनायन ले लें क्षार का और ऋणायन लेना है आपको अम्ल का, तो आपका लवण बन जाएगा। और जल तो कॉमन ही रहेगा। देखिए यहाँ पर तीन एग्जाम्पल लिए हो तो तीनों में जल तो कॉमन ही रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर NH4OH किया है, क्षार है, तो क्षार का धनायन लेना है आपको और ऋणायन किसका लेना है हमें, अम्ल का। तो हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद क्या है, सल्फेट अम्ल का, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनायन। ठीक है, तो बन जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट के बाद क्या निकल जाएगा, आपका जल निकल जाएगा H2O के रूप में। तो ये हो गया आपका क्या, उदासीनीकरण क्रिया। केवल बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्शन को कुछ भी पूछ ले सकता है आपको। जैसे कि यहाँ से ये गायब कर देगा और यहाँ से ये गायब कर देगा, और आपसे पूछेगा, यहाँ लिख देगा A, यहाँ लिख देगा B, आपसे पूछेगा A और B के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ऐसा बताने पर, इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई रिएक्शन एग्ज़ाम में बाहर ना जाए आपके इन नोट्स से। तो इस वजह से क्या है, आपको इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको बार बार छोड़ दे रहे हैं कहीं बीच में। रिएक्शन जहाँ इंपॉर्टेंट हो उन रिएक्शंस को लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक आया उसकी एक रिएक्शन करा के अलग कर जाए। आपको ज़्यादातर रिएक्शंस कराएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन ही ज़्यादा पूछी जाती हैं और यही केमिस्ट्री का बेस होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो नोट पॉइंट में क्या है, देख लीजिए। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा को बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। और इस ऊष्मा का मान कितना होता है, 13.7 किलो कैलोरी। देखिए ये रिएक्शन तो पीछे आपको बता ही दी है। इस ऊष्मा का मान कितना होता है, 13.7 किलो कैलोरी होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि दुर्बल अथवा दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल लिखा था बेटा यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख लें। दुर्बल अथवा दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराई जाए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराई जाए तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम होता है। मतलब पॉइंट में कुछ कम हो जाएगा आपको, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। यानी कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हो, यानी कि यहाँ पर अम्ल आपको ऐड करना था। यहाँ पर दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षार की जब क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, 13.7 किलो कैलोरी हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होती है। वियोजित का मतलब होता है घुलना, पूरी तरीके से नहीं घुलते। देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये एस्टिक अम्ल है और ये क्या है आपका क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार तो हमने प्रबल लिया हुआ है, ये क्षार प्रबल में है, लेकिन कोई एक दुर्बल होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है कि चाहे दुर्बल अम्ल हो चाहे दुर्बल क्षार हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अथवा लगा हुआ है तो दुर्बल अम्ल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, दुर्बल अथवा दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल होना चाहिए अम्ल या दुर्बल क्षार, कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दुर्बल अम्ल ले लिया और क्या लिए ये, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 13.3 किलो कैलोरी आपकी वैल्यू। रिएक्शन कैसे बनेंगे, तो OH और H मिला के निकल जाएगा आपका H2O, और जो बचेगा CH3COO और इसका बचेगा Na पार्ट, तो आपको बन जाएगा CH3COO Na। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को। तो देखिए लिखा हुआ है कि धात्विक ऑक्साइड अम्लों की अभिक्रिया है। यानी कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, मान लें धातु में ऑक्सीजन क्रिया करा देंगे तो धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा, और अम्ल की क्रिया। तो लिखा क्या है, धात्विक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड, ये नाम लिखे हुए हैं, आदि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात क्या बोला गया
कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जब अगर ये क्षारीय है और ये क्या है, अम्ल, तो क्षार और अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका लवण और बन जाएगा जल। ठीक है। ऐसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रस सल्फेट और क्या बन जाएगा, जल। यानी कि ये आपको क्षार मान के चलना है, मान के क्या चलना है, ये होता ही है। रिएक्शन बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि पीछे रिएक्शन आपको बताई गई थी क्षार के साथ में, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। भले ही आपको यहाँ पर जिंक ZnOH नहीं दिख रहा है, CuOH नहीं है, Na2OH नहीं है, लेकिन ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, मतलब क्षारीय से रिएक्शन सेम हो जाएंगे आपके पीछे वाली की तरह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड की HNO3 से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट और क्या बन जाएगा, जल। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल रहा है, जल क्या है, कॉमन है आपका। ठीक है, सभी में। और जिंक है तो जिंक क्लोराइड बना, क्यूप्रस है तो क्यूप्रस सल्फेट बना, सोडियम है तो सोडियम नाइट्रेट। अब और गौर करना चाहें तो जो धात्विक ऑक्साइड है उसका धात्विक ऑक्साइड और जो अम्ल होता है उसका ऋणायन वाले पार्ट को मिला के क्या बन जाएगा, आपका धात्विक लवण बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं तो उनको सभी को पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रति अम्ल है, यानी कि एंटासिड है। जो व्यक्ति अम्लता यानी कि एसिडिटी से परेशान होते हैं उन्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जो पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अच्छा, इसका मतलब समझिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आप लोगों ने डाइजीन सिरप वगैरह का नाम सुना होगा, वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, प्रति अम्ल, प्रति मतलब एंटासिड होता है। क्यों दिया जाता है, ये पेट में आप लोगों ने देखा हो गैस बनती है, गैस किसकी वजह से बनती है, अम्ल की वजह से बनती है। तो अम्ल जाएगा और क्या जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसके क्रिया करा के क्या बना देगा, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है आपका, ये हो जाएगा क्षार और अम्ल से क्रिया करके क्या बना देगा, लवण और जल। और लवण बन जाएगा तो उसके पेट में मतलब जो गैस बन रही है वो नहीं बनेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, एसिड जो हो जाएगा वो लवण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट धातु की जगह लिखा हुआ है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड और क्षारकों की अभिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर ये अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए पीछे हमने आपको बताया कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति की। अब एक बात ध्यान से सुनें, क्षारकों की क्रिया किसके साथ, अधातु के साथ, तो फिर से वही बनेगा आपका, यानी कि लवण तथा क्या बनेगा, जल बनाएगा। क्यों, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे और क्षार, और अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो देखिए ये CO2 है, NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड NaOH से क्रिया करके क्या बना लेगा, सोडियम सल्फाइड और क्या बना लेगा, जल बना लेगा। CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी इतनी कंप्लीट हुई किसकी, अधात्विक ऑक्साइड की। लेकिन अगर हम दो अधात्विक ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है। तो ये अम्ल है और ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो रिएक्शन और रह गई हैं शायद, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, तो आज देख लेते हैं जल्दी से। तो रिएक्शन, हाँ देखिए CO2 ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड की क्रिया करके क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लीजिए क्योंकि जानना ही ज़रूरी है। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ काम के हैं ये पॉइंट, इस वजह से आपको बता देते हैं। क्या कह रहा है, देखिए वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है अम्ल नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि जिसमें भी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाए, अम्ल हो जाएगा। अम्ल केवल वे यौगिक होते हैं जो विलयन में H आयन देते हैं। क्या देते हैं, H आयन जो विलयन में देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। जैसे कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये लिखा हुआ है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये अम्ल नहीं, क्योंकि ये विलयन में क्या नहीं देते, H आयन नहीं देते हैं। क्या नहीं देते, विलयन में H आयन नहीं देते। अगर क्वेश्चन आए कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या ग्लूकोज वगैरह क्या है, हाइड्रोजन है इनमें लेकिन ये अम्ल नहीं है,
कारण क्या है, तो बता देना, क्योंकि ये विलयन में H आयन नहीं देते, इस वजह से ये क्या नहीं है, अम्ल नहीं है। अब क्या, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, ध्यान से सुनेंगे, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। तो जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में जो घुल जाएंगे उनको क्षार कहेंगे, और जो नहीं घुलेंगे उनको क्या कहेंगे, क्षारक ही। अतः सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, जो कि अभी बताया है। अब देखिए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यूपरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि क्षारक है, परंतु क्षार नहीं है। ठीक है, क्षार नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, घुलने पे ही बोला गया है। जबकि NaOH, KOH आदि क्षारक के साथ साथ क्षार भी है। क्यों है क्षार, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। जो जल में घुल जाएगा, जो क्षारक जल में घुल जाए वो क्षार कहलाएंगे। ठीक है, अब है प्रबल या दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक है, परंतु प्रबल क्षार या दुर्बल नहीं होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, क्षार हमेशा प्रबल क्षारक होते हैं। तो जो क्षार होते हैं वो प्रबल और दुर्बल नहीं होते, क्षार हमेशा प्रबल क्षारक होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी उनको देख लेते हैं। तो देखेंगे अभी जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम पीछे जान चुके हैं। वैसे खनिज अम्ल तथा क्षार कैसे संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये त्वचा को जला देते हैं। लकड़ी, कपड़े, धातु आदि को क्षति पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए। ये पॉइंट हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, अम्ल तथा प्रबल क्षार धातु से क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें कांच या प्लास्टिक या सिरेमिक बर्तनों में रखा जाता है। यानी कि किससे, धातु में नहीं रखेंगे, क्योंकि धातु से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। क्वेश्चन आए कि अम्ल को किस में रखा जाता है, कांच में या प्लास्टिक में रखा जाता है, लेकिन धातुओं में नहीं रखा जाता, क्योंकि धातुओं से क्रिया करके क्या बना लेते, ये लवण बना लेते और गैस रिलीज कर देंगे। तो अम्ल जो होगा वो नहीं मिलेगा आपको, लवण और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस वजह से नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित नहीं होते। यानी कि अगर जल नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगी तथा अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। यानी कि अगर जल नहीं है तो H आयन नहीं देंगे, और H आयन नहीं देगा तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती है। शुष्क है यानी कि उसमें क्या, जल की कमी है, इस वजह से नहीं करती है। परंतु इसका जलीय विलयन ऐसा करता है, यानी कि जलीय विलयन मिल जाएगा तो H आयन रिलीज कर देगा, और H आयन रिलीज करेगा तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और देख लीजिए, काफ़ी काम का पॉइंट है ये वाला, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको। तो देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है ये वाला। इसको क्या लिखा हुआ है, जल में अम्ल या क्षार घुलना ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ये ध्यान रखना, जल में अम्ल या क्षार घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यानी कि जल में या अम्ल घोलो या क्षार घोलो, कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न करें। ठीक है, इसके बारे में क्या है, अम्ल या क्षार को तनु करने के लिए जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं। ध्यान से सुनना, अम्ल या क्षार को तनु करना, यानी कि हमने पीछे बोला था तनु करने के लिए पानी मिलाया जाता है। अम्ल या क्षार को तनु करने के लिए जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं। जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल या क्षार मिलाते हैं, ना कि अम्ल या क्षार में जल। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरेंगे, पानी। और अगर अम्ल को तनु करना है तो अम्ल को हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे, और क्षार को तनु करना है तो क्षार को डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, कैसा कि यहाँ पर आपने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, और यहाँ से क्या डाल रहे हैं, पानी, क्योंकि यहाँ अम्ल रहेगा कम, और जैसे ही पानी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की वजह से एक क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। उस वजह से ये बर्तन फट भी सकता है, और आप मतलब जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है या कुछ भी तनु कर रहा है तो उस समय विस्फोट हो सकता है, या मतलब कोई सी छोटी सी दुर्घटना भी हो सकती है, उसके चेहरे पर भी गिर सकता है। इस वजह से नहीं करते हैं। तो यही पॉइंट बोला गया है यहाँ पर। अम्ल या क्षार में जल, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, अतः जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्या है, तनु विलयन बनाते समय ठंडे जल में धीरे धीरे तथा जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए, अन्यथा उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित यानी कि हो जाएगी। अस्फलित का मतलब होता है टूटना या फूट के बाहर आ जाना, होकर बाहर आ जाएगा, और इससे
जल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अम्ल या क्षार को तनु करते समय जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं या अम्ल या क्षार में जल को मिलाते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन की प्रबलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।